नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। आज हम जिस टॉपिक पे मस्त मज़ेदार टॉपिक पे बात करने आए हैं, स्क्रीन पे तुम सबको दिख रहा होगा कि सर 11 बर्बाद। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि जनरली मैंने देखा है बहुत सारे स्कूल्स में पेपर्स हो चुके हैं या कई स्कूलों में चल रहा है पेपर। तो क्या सर अगर मेरा 11th लगभग ख़राब है या बर्बाद हो गया है, चौपट है, दाढ़ हो गया है, तो भी क्या सर हम जेई या नीट जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्या हम 12th अपियरिंग क्रैक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। अभी भी है, लॉजिकली चांस है। तो सर कैसे कर सकते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो सर एक बात आप ये भी बता दो कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप रहेंगे। मैं तुमको देखो एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है? कि पहली चीज़ तो हमने 11th में किया क्या है, ठीक? चाहे वो आईआईटी के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो, हम बेसिक से पूरा बताएंगे कि आप करना क्या है आपको, ठीक है? तो पहले समझते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को बताया गया होगा बच्चों कि आपने 30% रिड्यूस सिलेबस पढ़ रखा है। कितना परसेंट पढ़ रखा है? 30% रिड्यूस सिलेबस, ठीक। अब क्या ये 30% जो रिड्यूस सिलेबस को हमने पढ़ रखा है, क्या ये हमारे जेई नीट के एग्जाम में आएगा? भैया 100% आएगा, आएगा। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता, नहीं सर ये नहीं आएगा, जेई में नीट में नहीं आएगा। और ये आपके लिए सबसे बड़ा बैकलॉग साबित होगा। देखो पहले एकदम धीरे धीरे करके समझते चलना। क्लास 11th में क्या था कि अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं, सर मैं इससे फिजिक्स की बात नहीं करूंगा, यहाँ मैं ओवरऑल की बात करूंगा। कौन सी क्लास की बात करेंगे हम? क्लास 11th। क्लास 11th में जिन भी बच्चों ने हमारा साइंस लिया था, हमने जनरली कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? हम फिजिक्स पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे एंड मैथ्स पढ़ रहे थे, ऑब्लिक बायो पढ़ रहे थे। देखो यार, मुझे बायो की तो कुछ खास जानकारी है नहीं, लेकिन आई थिंक बायो वाला बच्चा मुझसे जहाँ तक मैंने अभी तक मिला हूँ, जिन जिन से मिला हूँ, सब ने कहा सर हम बायो अपना मैनेज कर लेंगे, 11th 12th का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। अब ध्यान से सुनो। फिजिक्स में मैं आपको बहुत बेसिक फंडे से समझा रहा हूँ कि फिजिक्स में हमारा पहला पार्ट क्या था बच्चा? मैकेनिक्स, जो कि हमारी लगभग लगभग पूरी 11th थी, ठीक है? मैकेनिक्स। अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता है, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ कि अगर आपको मैकेनिक्स नहीं आता है, तो मैकेनिक्स ना आने की वजह से आप एक चैप्टर अपना पहले पढ़ के तैयार रख लो जो आपके 12th में आने वाला है, जिसका सबसे की पॉइंट है वेक्टर। मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो अपलोड करके रखा है, ठीक है? आप वेक्टर को पढ़ लेना। केमिस्ट्री में क्या पढ़ने? देखो यार, केमिस्ट्री बहुत बड़ा सागर है। केमिस्ट्री में मैं तुमको पहले बता दूं कि आपका क्या क्या चैप्टर पढ़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये सब क्यों बता रहे हो? अरे भैया उसका यूज़ है 12th में। पहले तो अभी एग्ज़ाम के बाद जिन जिन टॉपिक्स की ज़रूरत है तुमको, कि भाई 12th में आपको वापस से मिलेगा वो टॉपिक जिसके यूजेस हमको वहाँ पे मिलेंगे, पहले हम उसको कर लें। क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके पास 10 15 20 दिन का मस्त समय रहेगा, ठीक है? तो आप ये बैकलॉग्स को अपना कवर अप करते चलो। तो फिजिक्स में अगर आप वेक्टर कर लियो, बहुत थोड़ा बहुत मैं आपसे कह दूं कि 11th की एक चैप्टर है जिसका नाम है वेव। वेव पढ़ लेना भाई, आ सकता है। काइनेमेटिक्स वगैरह छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आगे काम आएगी। केमिस्ट्री में लेकिन बहुत दिक्कत है। दिक्कत फिजिक्स में कम, केमिस्ट्री में ज़्यादा है। क्योंकि देखो, केमिस्ट्री को ना बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला क्या है हमारा? फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल। दूसरा क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक। और तीसरा हमारा क्या है? ऑर्गेनिक। ये तीनों है। अब सोचने वाली बात क्या है, चाहे हम जेई की बात कर ले, चाहे मैं नीट की बात कर लूँ, तो डरने की इसमें बात नहीं है भाई। 45% का जो सिलेबस होता है वो हमारा अब किससे आने लग गया है? 11th क्लास से आने लग गया है। और 65% का जो सिलेबस है बच्चों, वो आने लग गया है हमारे क्लास 12th से। बात को समझना। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, अब ऐसा भी तो यार नहीं ना होगा तुम्हारा कि इसमें से तुम्हारा 10% भी ना तैयार हो। तो अभी तुम पूरा फोकस उठा के अपने 12th क्लास पे करो, मतलब 65% इस पे करो, प्लस 10% जो आपके पास ये है, तो कितना हो गया?
टोटल 75% का कोर्स हुआ, 75% का आपका सिलेबस तैयार हुआ। और अगर आपका 75% तैयार है भाई, तो किसी भी कंपटीशन को तो तुम क्रैक कर सकते हो अपने 75% सिलेबस से। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हो सकता है, मैं बता रहा हूँ ना। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, ज़्यादातर 11th में आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कुछ हद तक 11th में, कुछ 12th में। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी ऐसी जो पूरी 12th में। अब मैं अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो कुछ चैप्टर एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ के रखे रहो। जैसे मैं बताता हूँ, केमिस्ट्री में आप जो पहला चैप्टर है, मैं बताता हूँ। पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के रखो। दूसरा चैप्टर आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग हमारा पूरे तरीके से आने लगता है, ठीक है। तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम पढ़ते हैं भैया जीओसी, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पूरी, ठीक है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको नहीं आई, तो क्लास 12th की सेकेंड बुक जिसमें ऑर्गेनिक है, वो आपको नहीं आएगी। और सिर्फ ऑर्गेनिक आने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है, केमिकल बॉन्डिंग और जीओसी। अब इसमें एक दो चैप्टर और हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ना इनऑर्गेनिक की जान है भाई साहब। मैं इसको ये क्या कह दूं, ये हमारे क्या इनऑर्गेनिक की जान। इसी पे एस ब्लॉक, पी, डी एंड एफ, ये चारों के चारों हमारे चैप्टर्स आते हैं, जिसमें डी एन एफ हमारे क्लास 12th में। तो एस पी भी पढ़ लूँ, ठीक। तो ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आपको आने चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप 12th में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। और ऐसा नहीं है यार कि देखो 11th क्लास अगर ख़त्म हो गया तो आप 12th में कर नहीं पाओगे, देखो करोगे, ठीक है। देखो समझना क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले मैं अभी इस समय पर्सनली मैं कह रहा हूँ, आप मोस्ट ऑफ द मेरा जो स्टूडेंट है, बेस है, जो भी मुझे सुन रहा हो, आप हमेशा भी फोकस करो ना 12th के साथ। देखो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब आप अपने क्लास 12th के अक्टूबर में होते हो, अक्टूबर मंथ में, तो पता है प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, हमारा स्कूल हमें प्रॉब्लम देना शुरू करता है। कैसी प्रॉब्लम? फाइल, फाइल्स की प्रॉब्लम देना शुरू करता है। भाई हमको फिजिक्स के भी फाइल्स लिखने हैं, केमिस्ट्री के फाइल्स लिखने हैं, बायोलॉजी के फाइल्स लिखने हैं, इंग्लिश के बनाने हैं, म्यूज़िक के बनाने हैं, फिजिकल एजुकेशन के बनाने हैं। तो हमें अलग अलग टाइप के फाइल बनाने हैं। जिसके बाद समझना सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिसके बाद हमें जनवरी में बोर्ड्स के प्रैक्टिकल देने हैं। तो अपियरिंग स्टूडेंट के लिए ये अक्टूबर तक का ही महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो कुछ भी करना है, सब का सब कब तक करना है? अक्टूबर तक ही करना है। आप अक्टूबर से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, मैक्स टू मैक्स नवंबर। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो, जो भी मेरा मैथ्स वाला बच्चा है वो ये जानता है कि जनवरी में ही हमारा मेंस का पेपर है। जनवरी में हमारे मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। अब सर हमारे पास तो अप्रैल वाला भी अटेम्प्ट है। एक बात बताओ, मार्च में तुम क्या करेगा? मार्च में, जब फरवरी मार्च में तू बोर्ड्स का पेपर देगा तो तेरा आंसर लिखने की आदत हो जाएगी ना बोर्ड्स में, तब तो तुम दे ही नहीं पाओगे ना। तब फिर एक महीने में कैसे रिवीजन करोगे? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। तो तुम कैसे करोगे हमको बताओ? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर भाई। अभी तो आप क्या कर सकते हो, अभी से मतलब दो तरीके होते हैं। जब हमारे पास दिन कम पड़ते हैं ना, तो हम घंटे में काम करना शुरू करते हैं। अगर आप एवरेज स्टडी लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे करो, तो उसको 4 से 5 घंटे कर लो, घंटे में डील करो। आप ऐसा बना लो कि हफ्ते के 5 दिन मुझे 12th करना है, 12th करना ही करना है, ठीक। लेकिन 2 दिन मुझे 11th बैकअप लेके चलना है। तो 11th में क्या क्या बैकअप लेके चलना है? अभी जो छुट्टियों का टाइम है, उसमें सबसे ज़्यादा बैकअप आप किसकी लेके चलो? जो आपके 12th में यूज़ होने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक। तो जैसे ये सारे मैंने आपको बताए, इनके यूजेस सबसे पहले कर लो। मैथ्स वाले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चा मेरा मैथ्स लेने वाला है या जो मैथ्स पढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, मैथ्स मैथ्स वाले हमारे जो सारे आईआईटीएंस हैं, मिस्त्री, सारे आईआईटीएन कुछ चैप्टर्स का ध्यान दें। पहला रिलेशन, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि रिलेशन के साथ हमारा 12th में जुड़ जाएगा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
तीसरा बहुत ही शानदार चैप्टर है भाई, सीमा, लिमिट। अगर लिमिट नहीं आई तो वहां कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं आएगी तुमको। एक चैप्टर और है, बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी हम इसको कहते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो आप किस में लड़खड़ा जाओगे, प्रोबेबिलिटी में। और प्रोबेबिलिटी में अगर लड़खड़ाए ना तो यार बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड्स में बायस थ्योरम एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आ जाता है। सर फिजिक्स का नहीं बताओगे, देखो फिजिक्स ट्वेल्थ की एकदम अलग है, उसका 11 से कोई लेना देना नहीं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि सिर्फ अगर किसी बच्चे का वेक्टर तैयार है तो वो हमारी क्लास 12 की फिजिक्स को समझ सकता है बहुत आराम से। क्योंकि वेक्टर क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की बात आएगी, ठीक है। और यहाँ आपको डरने की बात नहीं, पहले तो आप डरना नहीं, करे सर हमसे हो ही नहीं सकता, हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं। आपके पास अभी भी एक बहुत अच्छा टाइम मिलेगा। हमारे जो नॉर्थ जोन में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे यूपी में, बिहार में, तो जो भी बच्चा नॉर्थ जोन में, एक होता है हमारे यहाँ बड़ी मस्त चीज़ होती है जिसको कहते हैं समर वेकेशन। ये देखो बगल में, यहाँ हमारी ज़िंदगी दांव पे लगी, यहाँ किसी की बारात है। सर अल्टीमेटली उसकी भी ज़िंदगी है दांव पे लगी है ना, लगी है ना, हाँ उसकी लगने वाली है। आई सर, समझदार हैं आप, तुम भी समझदार हो। समझे, उसकी भी लग गई, यहाँ भी हमारी लग गई, यहाँ हमारी 11 की लग गई, उस बेचारे की ज़िंदगी की लगने वाली होगी, ठीक है। तो साइंस लेने से पहले देखो बेटा सोचना चाहिए था तुमको कि क्या पता साइंस पहले तुम लिए फिर साइंस तो तुम्हारी ली। ये अलग ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चलता है। 10th में 90% लाख क्या मैथ्स लेंगे, क्या करेंगे, आईआईटी करेंगे। साला सपना पहले आईआईटी देखते हैं, जेई मेंस का पेपर देते थे, कहते किसी भी प्राइवेट कॉलेज में करा लें, पैकेज बात तो सेम है, मिल जाता है, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग होती है। अच्छा ये बात मेडिकल वाला नहीं कह सकता, क्यों नहीं कह सकता? 1 करोड़ रुपया कहाँ से लाओगे प्राइवेट कॉलेज का? फिर कहेंगे नहीं सर हम यूक्रेन जाएंगे, बम मार के 32 कॉलेज का धुआं धुआं मचा दिया है ना, इतना बम मारा है यूक्रेन के धुआं धुआं हो गया है वहाँ, हो गया है ना। तो इस बात का खासा आप लोग ध्यान रखिए कि इन चैप्टर्स को पहले सबसे ज़्यादा मज़े से एकदम तैयार कर लीजिए। समर वेकेशन मिलेगा नॉर्थ वाले बच्चों को, तो उस समर वेकेशन में आप अपने जितना ज़्यादा हो सकता है बैकलॉग्स पे काम कर लो और ट्वेल्थ को पढ़ते चले जाओ। ट्वेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है आपका बोर्ड्स। अबे देख मेरी बात ध्यान से सुन, सब लोग तेरे को एक बहुत ही अंधविश्वास वाली चीज़ें बताएंगे, मैं तुमको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। देखो जेई या नीट या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के चक्कर में अपने बोर्ड्स को बर्बाद मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ। मैथ्स वाले तो यार जान ले 75% का क्राइटेरिया तो उनके जेई मेंस में भी लगा दिया गया है, ठीक है। 75% का जो क्राइटेरिया है वो मेंस में भी लग गया है, एडवांस में तो था ही था, ठीक। तो अगर घर वालों को कॉन्फिडेंस पे लेना है तो इस साल अपना भाई ट्वेल्थ को मस्त कर लो, ट्वेल्थ को बहुत अच्छा कर लो। तो तुम अगर मान लो ट्वेल्थ के बाद ड्रॉप भी लेते हो तो तुमको सिर्फ 11th वाले पे बहुत अच्छा काम करना होगा ना। ट्वेल्थ तो तुमने अच्छे लेवल पे तैयार कर ही लिया, हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। लेकिन अगर तुम अभी ट्वेल्थ में जाके 11th को बार फिर से रिवाइज करने के चक्कर में लग जाओगे, हाँ उन चैप्टर्स को एक बार एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ लो कि जिनके साला जितनी यूजेस है खाली हमारे ट्वेल्थ में, ये नहीं कि जी जान लगा वही पढ़ रहे ट्वेल्थ को बैकलॉग बनाते गए। अब क्या हुआ, ट्वेल्थ बैकलॉग बन गया, 11th को पढ़ने के चक्कर में ट्वेल्थ का बैकलॉग लग गया। नहीं, मूर्खता कहते हैं इसको कि अबे जब ट्वेल्थ का बैकलॉग लगेगा तो सितंबर में तेरे क्या होंगे, प्री बोर्ड्स, प्री बोर्ड में जब लटक जाएगा तो स्कूल वाले एडमिट कार्ड नहीं देंगे, समझे। अगर आप प्री बोर्ड में लटक गए ना तो स्कूल वाले 4 बार दौड़ाएंगे कि एडमिट कार्ड नहीं देंगे। बात तो यार आप सही कह रहे हो। तो पहला फोकस अपने ट्वेल्थ के सिलेबस पे रखना है, उन ही चैप्टर को तैयार करना है जिनका यूजेस है हमारे 11th में। तो जिनका जिनका यूजेस है मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक। अब ये आपकी जिम्मेदारी कैसे कर लो मैं बताता हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने लेक्चर डाल रखा है, किसी का भी देख लो, मैं नहीं कह रहा मेरा ही देख लो, लेकिन मेरा देख लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। फिजिक्स मेरा ही देखना, अच्छा। और मैं चैनल पे केमिस्ट्री और मैथ्स बायोलॉजी भी मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। बहुत तेज हो रहे हो, समझे। तो इनको तैयार करिए। और ट्वेल्थ में अगर आपका 95% प्लस अगर रिजल्ट जा रहा है, ध्यान से समझना, तो देखिए यार घर वाले भी कुछ नहीं बोलते, फिर कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कोटा भी भेज देंगे, बनारस भी भेज देंगे, मतलब जहाँ तुम आईआईटी नीट के लिए अगर कह रहे हो तो घर वाले भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन साला अगर तुम्हारा घर में
ट्वेल्थ में 90 95 घर घर वालों के लिए, ये मैं नहीं कह रहा कि हाँ 95 आएगा तभी तुम जेई में सेलेक्ट हो पाएगा, नहीं, ये गलत है, एकदम गलत, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अबे घर वाले हैं ना इन्वेस्टर, पैसा तो तुमको उन्हीं से लेना है। तो अभी आप क्या करो, पूरा फोकस उठा के किस पे डालो, अपना ट्वेल्थ पे डालो। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, मैं जिंदा, डोंट चिंता, आई एम जिंदा, ओके। तो इसी तरह पढ़ते रहो, दिक्कत समस्याएं होती रहेगी तो हमसे डिस्कस करना। 11 ख़त्म हुआ है बे, पूरे देश का 11 बर्बाद है, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, सिर्फ तुम ही इकलौते नहीं हो, मेरा खुद का बर्बाद था, मैं तुमको सच बताता हूँ, आओ एक मज़े की बात बता दूँ। मैं 11th में था, तो शायद अगर मेरे टीचर्स ये सुन लेंगे या देख लेंगे तो कहेंगे एकदम सही बात है, मेरे प्रिंसिपल सर तो बहुत खुश होंगे कि बताओ अपने टाइम पे डिस्कस कर रहा है। देख हुआ क्या था, 11th में था, ठीक ठाक बढ़िया रिजल्ट था, 10th में 60% का, ये आपका बढ़िया रिजल्ट था। बहुत है बे, 60% बहुत है, 60% मैथ मिल गया हमको, अब क्या चाहिए। ठीक CGPA वाला टाइम था, तो हुआ क्या, मस्त आराम से चिल्ल था, 11 में बोर्ड था नहीं, हम लोग मौज काट रहे थे मस्त। ये अच्छा, तब तक 3 महीने बीत भी चुके थे 11th के, पता ही नहीं। उधर मैकेनिक काइनेमेटिक्स में एनएलएम वर्क पावर एनर्जी तक पढ़ा दिया गया, इधर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तक खत्म हो गया, और मैथ्स में क्या हो गया था, रिलेशन, फंक्शन, सेट थ्योरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब खत्म हो चुका था, हमको कुछ नहीं पता। बस कान में ईयरफोन लगा कोचिंग जाते थे, घर आते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर हुआ यूनिट टेस्ट। अब यूनिट टेस्ट हुआ भाई 50 नंबर का, 50 नंबर का पहला हमारा क्या हो गया भाई, यूनिट टेस्ट। चलो भाई यूनिट टेस्ट है, हर कोई बच्चा देता है, ठीक है, यूनिट टेस्ट। अब इसमें आया पहला पेपर फिजिक्स। फिजिक्स में मेरे 7 नंबर 50 में से। फिर आई बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में मेरे आई थिंक 5 या 6 नंबर थे, 5 नंबर थे मुझे याद आएंगे। मैथ्स में तो एकदम बढ़िया से याद है हमको, मैथ्स में मेरे थे भाई 0.2, मतलब 2 नंबर, बस खत्म। ये मेरे रिजल्ट थे भाई, मैं तुमको सच बता रहा हूँ, ये मेरे रिजल्ट थे मेरे क्लास 11th फर्स्ट यूटी में। तीनों मिला के भी किसी एक में पास नहीं थे। हमको मस्त हमारे प्रिंसिपल सर बुलाए, कहे अच्छा, जब मैं कोचिंग जाता था ना, तो उनके घर के सामने से कोचिंग जाता था, मुझे आज भी याद है, मतलब रास्ते में उनका घर पड़ता था, तो वो कभी कदार मुझे देख लेते थे, ठीक है, प्रिंसिपल सर मेरे, तो मुझे देखते थे कि मैं कान में ईयरफोन लगाए मस्त चला जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अबे तुम 4 महीने से कोचिंग जा रहे हो, कान में ईयरफोन लगा के, तीनों मिला के भी किसी एक में पास नहीं हो पाए। तो लेवल देखो बदतमीजी का, अलग ही लेवल पे थे, अलग ही स्वैग चल रहा था 11th में। हम कह रहे इंग्लिश और फिजिकल मिला लीजिए पास है, किसी एक में, वो भी समझ रहे हो, किसी एक में। भाई उस दिन समझ में आया, नहीं यार चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद हाँ पास वास होते गए। 11th बहुत अच्छा नहीं बीता था हमारा भी, ठीक ठाक बीता था, लेकिन फिर वो समझ में आया 12th में, फिर 12th बढ़िया किए, ठीक ठाक परसेंटेज आ गया, 77 78% आया, उससे ज़्यादा नहीं है। हम 90 20 वाले हम भी नहीं हैं, ठीक है। तो अपन गरीब बच्चे हैं, गरीब स्टूडेंट हम भी थे, गरीब स्टूडेंट हम अब भी हैं, तो एवरेज ही समझते हैं हाँ। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, मैं ही आपको ये बात समझा सकता हूँ, या मेरी बात बहुत ज़्यादा आपको कनेक्ट करेगी, कि मैंने वो देखा है कि जब हम, फिर मैं 12th में जब पढ़ने लगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मुझे वापस से जीओसी पढ़ना पड़ा था, तो यार ये समझ में नहीं आया था, ठीक, इसीलिए मेरी केमिस्ट्री आज भी दांड़ थी, ठीक। तो बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री में नंबर उठे नहीं, तो इस चीज़ को हमेशा आप अपना ध्यान में रखो, ठीक, कैसे करना है क्या नहीं करना है। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे, डाउट सॉल्विंग के लिए मैं बैठा ही हूँ, कोई दिक्कत हो तो आई एम जिंदा, ओके, डाउट चिंता। तब तक के लिए ओके बाय, मौज करते रहो।